नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात। मैं हूं आपके साथ देवेश बहुगुणा। दोस्तों, जो खेल में अपनी जान लगा दे वो कभी हार नहीं खाता है। प्रतिभा ही उसकी रोशनी होती है और वो अंधेरे में भी जगमगाता है। और दोस्तों, एक ऐसे ही व्यक्ति आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों संघर्ष देखे, गरीबी देखी, कई चोटें खाई, राजनीति का शिकार भी हुए, जेल भी गए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी एवं कोच वीरेंद्र सिंह रावत की। एक ऐसा नाम जिन्होंने उत्तराखंड की फुटबॉल इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, कई सारे अवार्ड्स हासिल की हैं, 25,000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया है। आज वीरेंद्र सिंह रावत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर, आज आप दर्शकों के बीच आए हैं। थोड़ी सी सर आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ और फुटबॉल में किस तरह से आपका आना हुआ? सर, प्रथम तो धन्यवाद उदय प्रभात का चैनल का कि इन्होंने हमें एक सुअवसर दिया इस मौके पर चैनल के माध्यम से कुछ वार्तालाप करने का। तो जिस तरीके से आपने बताया कि खेलों में हमारा जीवन पूरा समर्पित रहा है और जर्नी तो बड़ी लंबी रही है। बस ये सोच लीजिए कि बचपन से ही हमारे ब्रिटिश काल में हमारे दादाजी स्वर्गीय शेर सिंह रावत जी बेहतरीन गोलकीपर होते थे और उनकी पार्लियामेंट में आज भी फोटो है। और जब वो ढोल दमों के साथ, क्योंकि मैं जब 5 साल का था तब वो स्वर्गवास हो चुके थे, पर जब सुना अपने पिताजी से कि बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर रहे और उनको ढोल दमों के साथ गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में अपना उनका स्वागत किया जाता था, उनको देख देख कर लोग प्रेरित होते थे। कईयों को ब्रिटिश गढ़वाल में उन्होंने भर्ती भी किया और उनका नाम था बहुत है। उसके बाद हमारे पिताजी भर्ती हुए फर्स्ट गढ़वाल राइफल में, उन्होंने भी नाम कमाया, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, चाइना की लड़ाई लड़ी। और मैं 6 महीने का था तब हम लोग, मेरे एक उंगली में चोट लगी और उसके बाद हम देहरादून वापस प्लान करके देहरादून आ गए। देहरादून में ही पूरा जीवन यापन रहा, संघर्षमय जीवन रहा, क्योंकि 4 भाई 1 बहन, पिताजी फौजी। तो आप देख सकते हैं कि उस जो दौर पे क्या फौजी की क्या सैलरी होती थी। लेकिन हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी इंसानियत, हमारी काबिलियत और हमारे जो पूर्वजों से मिले हमें जो प्रेरणा, वो हमें आगे काम आती रही और हम आगे बढ़ते रहे। तो संघर्ष में दूध बेचा, गाय पाली, भैंस पाली, घास काटा, इस तरह से कई संघर्ष में मैं जीवन जिया, लेकिन हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। शौक था भाई, जैसे बताया कि दादाजी थे, फिर पिताजी थे, फिर बड़ा भाई कमल सिंह रावत को देखकर मैं प्रेरित हुआ कि जब इंडिया खेला, नेशनल खेला, उसका नाम था उस समय जब उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उसको देखकर प्रेरित मैं भी हुआ, फिर भी उसका बैग लेकर मैं चलता था, दिखता था। लेकिन खेल के साथ साथ पढ़ना ज़रूरी था और घर के माली स्थिति भी ख़राब थी, तो उसको भी मेंटेन करना था। तो करते रहे, संघर्ष करते रहे और धीरे धीरे आगे बढ़े और हार नहीं मानी। उसके बाद फिर 86 में मैं अंडर 16 नेशनल खेला, उसके बाद 88 में 19 खेला नेशनल। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा, खेलता भी रहा, पढ़ता भी रहा और संघर्ष में जीवन भी रहा। तो बड़ा आश्चर्यजनक भी रहा। उसके बाद आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि खेलों में, क्योंकि मैं वैसे तो नेशनल का खो खो का नेशनल चैंपियन रहा हूँ, पर खो के साथ मैं क्रिकेट भी खेलता था। पर एक बार क्या हुआ कि क्रिकेट खेलते हुए मेरी बॉल से, क्योंकि मैं लेफ्ट बॉलर था, मेरी बॉल से एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ, उसकी नाक टूटी, खून बहा, तो मैं घबरा गया। फिर मैंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उसके बाद सीधा मैंने फुटबॉल को ही चुना। तो आज संघर्ष में करते करते, संघर्ष करते करते पढ़ता भी रहा, फिर BSc करा, फिर MSc करा, MCOM किया, रेलवे इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर डिप्लोमा किया और पढ़ता भी रहा। लेकिन खेल जो जुनून था फुटबॉल, उसको कभी नहीं छोड़ा। और 98 में मैं रेफरी बना उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद 98 में कोच बना। कोच बनते बनते फिर बच्चों को प्रशिक्षण देने लगा। तो इस तरीके से करते आज आप देख सकते हैं कि 2024 है और इस 26 सालों में मैंने कई उतार चढ़ाव चले। इसके जिस तरीके से आपने बताया कि इस फुटबॉल, राज्य के फुटबॉल के लिए मैंने नौकरी छोड़ी, कर्ज लिया, ज़मीन बेची, शोषण सहा, जेल गया, कई बार घायल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। मैं आज भी युवाओं को लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में हारोगे तभी जीतोगे। जी सर, आपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखे, गरीबी देखी, जैसे कि आपने अभी बताया आप दूध बेचा करते थे और कई सारी आपने छोटी मोटी नौकरियां भी की, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो फुटबॉल का एक जुनून था, जो पैशन था, वो उसको आपने बरकरार रखा, उस सपने को आप आगे निरंतर आगे लेकर गए। तो सर, कितना डिफिकल्ट था वो समय और किस तरह से आपने मैनेज किया? क्योंकि जब व्यक्ति जब एक जॉब करता है, उसके बाद फिर घर जाता है, उसके बाद वैसे ही वो मेंटली थक जाता है, लेकिन आप
फुटबॉल में आपने अपने सपने को बनाए रखा, कितना मुश्किल था सर मैनेज हाँ करना? सर, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। वो दौर मुझे याद है कि जब मैंने 86 में 10th किया था तो माली स्थिति खराब थी, तो फिर मैं 50 रुपये की नौकरी शुरू करी। तो आप देखिए उस दौर में 50 रुपये की बहुत वैल्यू थी। और ये लगा लीजिए सुबह मैं 7 बजे, विवेकानंद स्कूल है जोगी वाला में, मैं वहाँ सबसे पहले जॉब मैंने वहीं शुरुआत की। और उसके बाद धीरे धीरे फिर 500 रुपये हुआ। फिर मैं सुबह 7 बजे स्कूल वहाँ जाता था। फिर वहाँ ऑफिस अकाउंट्स का काम भी करना है, बच्चों को कोचिंग भी देनी है, पढ़ाना भी है। उसके बाद 2-3 बजे फ्री होने के बाद फिर मैं टाइम निकाल के 2 घंटे खेलता था। तो लगातार खेलता भी रहा और पढ़ता भी रहा, नौकरी भी करता रहा धीरे धीरे। तो ये एक रूटीन बन गया मेरा। तो रात को 9 बजे 10 बजे, मतलब यह कि कभी भी जीवन में 2 ही काम रहे, खेलना, पढ़ना, नौकरी करना। इसके अलावा कहीं इधर उधर कहीं ध्यान कहीं नहीं बटा। तो इसी में बिजी होते रहे, संघर्ष करते और पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। फिर 12th किया, BSc करी, इससे धीरे धीरे पढ़ते भी रहा, खेलता भी रहा। और ये देखिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मगर मैं अपनी तारीफ ना करूँगा। अगर आप देखें तो मैंने हर काम किया है, मतलब एक स्वीपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक का मैंने सारा काम किया है। और मुझे आज भी गर्व होता है कि मैं जब ज़मीन में कहीं झाड़ू मारता हूँ या कुछ काम करता हूँ तो मैं कभी शर्माता नहीं हूँ, मैं बोल लूँ कि कोई भी काम कर लेता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि यार आप इतने बड़े आदमी। मैंने कहा बड़ा आदमी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। मुझे भी इस दुनिया से जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं समाज के लिए क्या कर सकूँ। और मैंने जो स्थितियाँ देखी हैं, जो मैंने परिस्थितियाँ देखी हैं, जो झेली हैं, कि मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को भी उनको मोटिवेट कर सकूँ, जिससे कि वो प्रोत्साहित हो और आगे बढ़े। कि ये ना बोले कि हम होपलेस हो गए या ऐसे हो जाएगा, हम हार जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस करें। लेकिन अगर आप संघर्ष करेंगे और अपने को मनोबल को प्रोत्साहित करेंगे तो आप जरूर एक दिन जरूर विजय हासिल करेंगे। जी सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि नौकरी के बीच में आप 2 घंटा समय निकालते थे फुटबॉल खेलने के लिए। फुटबॉलर के लिए सर एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है तन की तंदुरुस्ती, फिटनेस बनाए रखना। और मैं आपकी जीवनी पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा था कि आपको शरीर में कई बार चोटें भी आई हैं, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो उस वक्त पर क्या आपको ऐसा कोई डिमोटिवेशन फील हुआ? सर कई बार ऐसे, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। मैं उदय भारत के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सर कि बहुत उस समय कई बार ऐसा होपलेस हुआ कि जब मेरे एक बार छाती में खेलते हुए, यहीं पे देहरादून लीग, हिस्टोरिकल लीग होती थी, उसमें खेलते हुए सेमीफाइनल मैच था। तो चांद क्लब, मतलब उस ज़माने में तो पेविलियन ग्राउंड था, एक हिस्टोरिकल ग्राउंड था। पूरा जीवन हमने यहाँ पे निकाला और उसमें बहुत हज़ारों दर्शक हुआ करते थे। तो मैच के दौरान मेरी छाती में जब लगा तो मैं, आप लगा लीजिए कि मैं 6 महीने पूरा खांसता रहा, बड़ी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट हो गया, मेरे रीढ़ की हड्डी में किसी ने बैकबोन से मारा, उससे मेरे दोनों हाथ पैरालाइज हो गए। फिर मैं 6 महीने फिर बेड में बैठा। तो ऐसे कई इंसिडेंट मेरे साथ होते रहे। कहीं ना कहीं कुछ भी करता रहा तो संघर्ष, घायल होता रहा। लेकिन कई बार सोचा यार छोड़ दो, पर पता नहीं क्यों मन में मेरा नहीं करना है, क्योंकि यही मेरा जीवन है। इसके लिए क्यों, अगर मैं इसको अभी से छोड़ दूंगा तो फिर मैं कैसे करूँगा, क्योंकि आज फुटबॉल की वजह से मेरा पूरे जगत में नाम है। और क्योंकि ये पैशन रहा है और इसके लिए मैंने संघर्ष इतना किया कि मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई होपलेस मत हो। और बहुत चोटें खाई हैं जीवन में, बड़े संघर्ष किए हैं। मतलब ये लगा लीजिए कि कोई सोच सकता, अगर मेरी जीवनी देखें तो मैं, अब लोग मोटिवेट भी होते हैं और रोते भी हैं, पर लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे जीवन भगवान ऊपर ने क्या मुझे बना के दिया है कि मैं कई बार घायल होने के बाद 16 से 17 एक्सीडेंट मेरे हो रखे हैं लाइफ में, उसके बाद भी मैं जीवित हूँ। पर फिर भी मैं आज भी हार नहीं मानता, सकारात्मक रहता हूँ हमेशा। और दूसरी बात है फिटनेस की बात, जैसे आपने करी है, तो मेरा रूटीन है कि मैं घर का बना हुआ खाता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाता, नशे से दूर रहता हूँ। दूसरी बात रूटीन है कि 4:30 बजे एनी हाउ उठना है। तो शुरू से मदर फादर ने सिखाया हुआ है संस्कार कि सुबह 4:30 बजे उठना है, अपना कच्ची हल्दी का दूध पीना है, उसके बाद तेल ऑयल मसाज करना है, और उसके बाद दो बासी रोटी खा ली है, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करना है 1-1.5 घंटा। तो 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद फिर घर का बना हुआ रोटी, घी, दूध, चावल, दाल, केले, तो यही खाता हूँ। फ्रूट खाता हूँ, कोई मैं स्पेशल चीज़ नहीं खाता। जो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वही घर का बना हुआ खाना खाता हूँ, और उसकी वजह से मैं स्वस्थ रहता हूँ। और दूसरी बात है मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूँ। अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंट होता है तो मैं घबराता नहीं हूँ, फिर मैं कहता हूँ छोड़ो, हो चुका है। आज भी है, आज भी कोई इस 55 साल की उम्र में मैं कई बार कहता हूँ कि छोड़ो, इस बात को लेके बैठता हूँ, फिर सोचता हूँ, माइंड करता हूँ मैं नहीं फर्क, अगर मैं इसको लेके बैठूँगा तो मैं आगे क्या करूँगा। तो मेरा हर रोज़ नया प्लानिंग होती है कि मुझे आज ये करना है, आज मुझे ये करना है। और समय के साथ मैंने अपने को बदला है। अगर मैं अपने को नहीं बदलूंगा तो फिर मैं दुनिया की रेस से पीछे हो जाऊँगा। जी सर, आपने 25,000 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है और उन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत को सम्मान दिलाया। आप किस तरह से देखते हैं सर ये जर्नी? आप कोच रहे हैं और आपने कई सारे योगदान दिए हैं, फुटबॉल इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन सर आज भी कुछ लोग हैं जो शायद वीरेंद्र सिंह रावत को नहीं जानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे। आप क्या कारण मानते हैं सर, कहाँ कुछ कमी रह गई या फिर और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो होनी चाहिए थी? देखिए सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा काम है कर्म करना, फल मिले ना मिले पर मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ।
और दूसरी बात है कि आज 25-26 हज़ार से ऊपर मैंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। गवर्नमेंट में है, नॉन गवर्नमेंट में है, FCI में है, ऑडिट में है, इनकम टैक्स में है, ONGC में है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में है। मेरे बनाए हुए प्लेयर, कोच और रेफरी, मैं तीनों को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोच रहा हूँ, रेफरी रहा हूँ, बड़े बड़े क्रूशल मैचेस खिलाए हैं, कोई टीमें लेके गया हूँ, कभी हारे भी हैं, कभी जीते भी हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे मैं अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई मुझे रिगार्ड करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे अपने कर्म को नित्य दिन करते रहना है। और उसी की वजह से आज खेल की वजह से और पॉजिटिव रहने की वजह से मैं आज आपके सामने फिर भी देखिए बिल्कुल फिट हूँ, कोई मुझे बीमारी नहीं है। दूसरी बात है, कोरोना काल हुआ 2 साल, कोई मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं साइकिल लेकर निकल जाता था लोगों की समाज सेवा करने के लिए। और आज भी कहीं भी कुछ मुझे मिलता है तो मैं उसकी हमेशा हेल्प करने को तैयार रहता हूँ। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि भाई अगर स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है, तो ये हमेशा अगर आप लेके चलेंगे और समाज सेवा करते रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी केयर करेंगे। अगर नाखून, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक अगर आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो इंसान नहीं है। पहले अपनी केयर करेंगे तभी आप समाज सेवा कर पाएंगे। पहले आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हमारा यही है कि हम अच्छे उनको मैसेज दें, क्योंकि अगर हमारी इस चैनल के माध्यम से, उदय प्रभात के चैनल के माध्यम से अगर किसी को अच्छा प्रेरणा मिलती है और वो मोटिवेट होता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे लिए स्वर्ग से सुंदर होगा। क्योंकि यही जीवन है कि समाज में जब कुछ आए हो तो कुछ करके ऐसा जाओ कि समाज के युवा और जो प्रेरणा स्रोत लोग हैं उनको आगे बढ़ते रहें और वो आगे इस पीढ़ी को आगे चलाते रहें। जी सर, आपने फुटबॉल इंडस्ट्री को काफ़ी करीब से देखा है और आप जानते होंगे किस तरह से पॉलिटिक्स वहाँ पर होती है, किस तरह से भीतरी राजनीति होती है। 2015 में सर आपके साथ भी धोखाधड़ी का एक मामला हुआ था, जिस कारण से आपको जेल जाना पड़ा था। सर थोड़ा सा उस सर वो दौर तो मुझे बड़ा रोना आता। उस दौर को देख के तो मैं अपना आंसू आज भी नहीं रोकता। मुझे नहीं पता था कि ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि लोग धोखा दे देंगे। मैं आपको बता दूं, मैं 2013 में मैं फिक्की का मेंबर था बना और उन्होंने मुझे मैनचेस्टर लंदन भेजा। और वो दौर कि भैया आपको सिलेक्ट किया गया है उत्तराखंड से एकमात्र, और मैं यहाँ से डेलीगेट बन के, मुझे उस समय कांग्रेस की सरकार थी हरीश रावत जी की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भाई रावत जी आप जाइए, बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि आपको, मैंने कहा सर 3 लाख रुपए मेरा खर्चा हो रहा है, इसमें लगेंगे, वैसे ज़्यादा लग रहे हैं पर फिर भी मैं अपना मैनेज कर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, हो जाएगा। मैं जैसा तैसा कर्जा लेके चले गया। कर्जा लेने के बाद फिर मैं जब वहाँ से वापस आया, फिर मैंने वो फाइल चलाई, फिर वो करे आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, लेकिन वो आज भी देख लीजिए वो दौर है और आज मुझे वो नहीं मिल पाया। लेकिन मैं वो उस कर्जे को दूर करने के लिए फिर मैं मेरा एक दोस्त था, मित्र था, बोलते ना अपने लोगों ने ही छुरा मुझे घोंपा। तो उस दोस्त, मेरा पुरानी दोस्त था, बचपन का दोस्त था, उसने ही मुझे एक स्पॉन्सर से मिलाया कि ये आप टूर्नामेंट कराते हो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े ऑल इंडिया गढ़वाल कप हो, चैलेंज कप हो, दून कप हो, अभी मेरा दून कप फिर अभी नेक्स्ट मंथ हो रहा है, और उत्तराखंड सुपर लीग हो जो बिगेस्ट टूर्नामेंट था जिसमें फॉरनर प्लेयर खेले, बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेले और बड़ा पॉपुलर हुआ है ना। मैंने बड़े बड़े टूर्नामेंट ऐसे कराते रहा। लेकिन वो उसी दौरान स्पॉन्सर बन के आया, उसने कहा जी रावत जी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। लेकिन उसी इंसिडेंट में उसने उसको लालचा, क्योंकि मैं ले गया उनको इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बच्चिंग बूटे से मिलाया, सुनील छेत्री से मिलाया, बड़े बड़े डेलीगेट से मिलाया। तो उन्होंने कहा यार ये तो एकेडमी का बड़ा नाम है, देहरादून फुटबॉल एकेडमी का, क्यों ना इसको कब्जा कर लिया जाए। तो उन्होंने सांठ गांठ करके, क्योंकि मेरी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर थी उनकी, उन्होंने जाके कोर्ट में जाकर रजिस्टर करिए और कह रहे राव जी हु आर यू, आप कौन है। और उस समय यहाँ पे DGP थे सिद्धू जी, और कुछ सबके साथ सांठ गांठ करी उन्होंने और मुझे फंसा लिया। फंसाने के बाद कहिए आपका ये आपकी एकेडमी नहीं है, हमारी एकेडमी है, जबकि मेरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे। पर भगवान की किस्मत थी कि उस समय SSP थे यहाँ पे सदानंद दाते, बहुत ही माने हुए SSP थे, उन्होंने SP सिटी थे, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। उन्होंने ईमानदारी से कहा कि रावत जी आपको कुछ नहीं होगा। पूरा 2.5 साल लगा लीजिए, उस चक्कर में मैंने अपनी ज़मीन बेची और 2.5 साल में पूरा मतलब डिप्रेशन में था। मैं तो मरने वाला था। अगर मेरी वाइफ ना होती, अखबार में अगले दिन छाप दे के वीरेंद्र सिंह रावत को गिरफ्तार किया, जबकि मैं अपना सिर्फ मेरा काम ही नौकरी करना, कमाना और घर देखना, इसके अलावा मुझे ना मैंने कभी जेल देखी, ना मैंने कोर्ट कचहरी देखी, ना पुलिस देखी। पर यह है कि उस समय ऐसा लगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। लेकिन मेरी वाइफ जैसी मैं जमानत में अगले दिन आया, एक रात उन्होंने रखा मुझे, मैं अगले दिन वापस आया तो मैं आत्महत्या कर रहा था। मेरी वाइफ ने मुझे देख लिया कि ये पंखे में फांसी लगा के मरने वाला है, लेकिन उसने बचा के आप क्यों हार रहे हो, मैं हूँ आपके साथ। तो मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। आज मुझे वो दौर देख के बड़ा रूह कांपती है। पर लेकिन मैंने हिम्मत नहीं मानी, रातों रात मैं हाई कोर्ट गया, नैनीताल, वहाँ से स्टे लेके आया और वहाँ से फिर मैं संघर्ष लड़ता रहा। यहाँ तक इवन उस पार्टी ने, यहाँ तक कि इवन उसने पार्टी ने वकील तक खरीद लिए, जहाँ मैंने 10,000 दिए उन्होंने 50,000 दिए, फिर 1 लाख दिया, ऐसा करके सारा पुलिस महकमा भी खरीद लिया था। तो मैं पूरा होपलेस हो चुका था। 2.5 साल मैंने हाई कोर्ट से केस लड़ा। ये लगा लीजिए किस तरीके से मैंने जीवन जिया। पर लेकिन फिर भी
मेरा फुटबॉल के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति कोई वो छोड़ा नहीं। मैंने काम करता रहा, अपना कोचिंग देता रहा, संघर्ष भी हाई कोर्ट जाता रहा, केस लड़ता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं मारी। पर 2.5 साल बाद मुझे 2018 में मुझे क्लीन चिट मिली। तो ये संघर्ष ऐसा रहा कि मतलब आज मैं मतलब मेरे रगों रगों में रू में मेरी देहरादून फुटबॉल अकेडमी बसती है 14 साल, क्योंकि मैंने उसका कंसेप्ट, उसका मेकर्स बनाया। और आज भी मेरी अकेडमी में बच्चे निखर रहे हैं, बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी, अनुरुद्ध थापा, दीपेंद्र नेगी, आपका जितेंद्र बेस्ट इंडियन टीम में खेल रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी आज बीजी रुड़की में हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य था। पर मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है, पैसा मुझे आज तक नहीं, आज भी मैं कर्जे में हूँ, आज भी मैं लाखों रुपए कर्जे में हूँ, लेकिन मैं आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बनाए हुए बच्चे जब मेरा पैर छूते, मेरे से आशीर्वाद लेते हैं, तो सबसे बड़ा धन वही मेरा आशीर्वाद है। मुझे खुशी होती है कि जो बच्चे आते हैं कि सर मैं यहाँ लग गया, सर मेरी यहाँ जॉब लग गई, सर आपका आशीर्वाद, सर मैं यहाँ पहुँच गया। तो मुझे पैसे से बड़ा धन वही लगता है कि जब वो बच्चे मेरा पैर छूते हैं, मेरे से आशीर्वाद लेते हैं और मेरे बनाए बच्चे मेरे मार्गदर्शन पे आगे बढ़ते हैं। जी सर, खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या फिर दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा? आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ नीतियाँ बनाई जानी चाहिए? सर देखिए, उत्तराखंड सरकार को मैं कम से कम 22-23 साल से खेल नीति, स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स कोटा, जो 4% स्पोर्ट्स कोटा यूपी हमारे उत्तराखंड से पहले होता था, उसके लिए मैंने सरकार को कई बार प्रपोजल दिए, पर लेकिन सरकार ने हमेशा नका के ठंडे बस्ते में डाल दिए। और हम आज संघर्ष करते रहे। 2021 में जब धामी जी की सरकार आई तो थोड़ी सी जागी, और मेरे जो 32 सुझाव थे, क्योंकि उन्होंने सुझाव मांगे, मैं सुझाव दिए उनको, 32 सुझाव मैंने एक्सेप्ट किए। स्पोर्ट्स कोटा है, बच्चों को नौकरी मिलेगी, बच्चे यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि हर साल बच्चे या तो आत्मदाह कर लेते थे या प्लान कर लेते थे या नशे में बर्बाद हो जाते थे। अब यह है कि आने वाले 2-3 साल में उत्तराखंड सरकार ने अच्छा काम किया और जो मेरी खेली थी उसे पास किया गया, हमारे सुझाव को एक्सेप्ट किया गया, और आज अभी आप देख रहे हैं कि 38 नेशनल गेम्स हो रहे हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को पहली बार यहाँ पे 5 जिलों में जो नेशनल गेम्स होने वो उत्तराखंड को मिले हैं, और वो इसमें 32 गेम्स हैं। तो हमें उम्मीद है और आशा है कि जो हमारे खिलाड़ी बनाए हुए हैं तराश में, लेकिन सरकार को अभी और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे अभी घोषणा की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनेगी। पर मैं चाहता हूँ कि जैसे हल्द्वानी हॉस्टल है, उत्तरकाशी हॉस्टल है, पिथौरागढ़ हॉस्टल है, देहरादून हॉस्टल है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, इन सबों में एक थोड़ा सा सिंसियर होके ऐसे एक्सपर्ट लोग रखने चाहिए जिससे कि वो प्रतिभाएं यहाँ से निकले। एथलीट में यहाँ पे हमारे पास अच्छा पोटेंशियल है, बैडमिंटन में पोटेंशियल अक्षय सेन जैसे एथलीट में हमारा मनीष रावत है, अभी सूरज पवार ने वाक रेस में लास्ट ईयर नेशनल में जीता है। तो ऐसे कई खिलाड़ी हमारे पास हैं, और फुटबॉल में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ऐसे खिलाड़ी अगर को प्रोत्साहन मिलेगा, बैडमिंटन हो गया आपका, बॉक्सिंग हो गया आपका, आर्चरी हो गया, ऐसे जो गेम्स हैं, जो मेन गेम्स हैं 5-10 गेम हैं, उसमें उत्तराखंड अच्छा कर सकता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार को उनको लिए युवाओं के लिए एक नर्सरी ग्रास रूट पे तैयार करनी होगी, और जिससे कि हमारे उत्तराखंड की प्रतिभाओं को पलायन ना करना पड़े, नशे से बर्बाद ना होना पड़े, और उनके लिए रोजगार के यहाँ पे अवसर होने चाहिए। तो जिस तरह सरकार ने अभी घोषणा भी की है कि खेल महाकुंभ वालों को भी हम नौकरी देंगे, तो बड़ी अच्छी बात है, ना कि पेपरों में करके तुरंत। जैसे अभी नेशनल गेम्स में भी अभी सरकार ने अच्छा घोषणा की है कि हम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग मेडल लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे, हम उनको पैसा भी देंगे और नौकरी भी देंगे। तो ये बड़ी अच्छी सोच है, और ये मेरा कई वर्षों का संघर्ष था कि मेरी जो सपना था कि मेरे जीते जी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे बड़ी आशा है कि आज मेरे होते हुए, जिंदा होते हुए 55 साल की उम्र में, कि कुछ ना कुछ उम्मीद और आशा है कि आने वाले युवाओं को भविष्य मिलेगा और प्लान ना होंगे, और यहाँ के युवाओं को हर स्टेट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनको नौकरी मिलेगी। जी सर, आपकी खुद की फुटबॉल अकेडमी है जिसके माध्यम से आप खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं। थोड़ा सा सर बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं, किस तरह से आपकी फुटबॉल अकेडमी से जुड़ सकते हैं, और उत्तराखंड में फुटबॉल का कैसा भविष्य देखते हैं? सर देखिए, मैं आपको बता दूं 1939 का यहाँ पे पवेलियन ग्राउंड है। एक ज़माने में यहाँ पे ब्रिटिश अमेरिका, आपका ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बड़े बड़े क्लब, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, डूरंड कप यहाँ पे हुआ है। तो एक ज़माने में यहाँ पे हमारा 1970 तक का बड़ा हब रहा है, और लाखों दर्शक यहाँ पे पेड़ों पे चढ़ के टिकट होता था, 1 रुपये, 10 पैसे, 20 पैसे, हमने खुद देखा है। तो हमारा फुटबॉल पूरा उत्तराखंड का हब रहा। कलकत्ता से पहले अगर हम बोले, दो राय नहीं है, बहुत अच्छा फुटबॉल था हमारा उत्तराखंड का। और जैसे उसके बाद धीरे धीरे लुप्त होता गया, क्योंकि सरकारों ने इनिशिएटिव लिया, और क्योंकि रोजगार के अवसर धीरे धीरे कम होते गए। फिर उत्तराखंड जब बना तो उसके बाद तो जो फुटबॉल था, जो हमारा राज्य खेल है, आपको एक चीज़ और बताया, 2011 में राज्य खेल, उस समय हमारे खजानदास जी यहाँ के खेल मंत्री थे, उनसे हमने आंदोलन करके, एजिटेशन करके उनसे हमने राज्य खेल फुटबॉल घोषित करवाया।
क्योंकि इसमें हमारा इतिहास रहा है। और आज देहरादून करते करते मैं पहले इंदिरा क्लब में खेला, फिर इंदिरा क्लब चलाया, उसके बाद देहरादून खेला, उसे चलाया, उसके बाद अब मैंने 14 साल से देहरादून फुटबॉल अकेडमी बनाई है। तो देहरादून फुटबॉल अकेडमी मेरी यहाँ पे गुल्लरगाड़ी रोड पे है। बाकी उत्तरकाशी में एक प्रकाश रोनी जी चलाते हैं, पौड़ी में रविंदर रावत जी चलाते हैं। तो इस तरीके से जो रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, उनको निःशुल्क जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, माना जैसे कोई ठेली वाले का बच्चा है या कोई मजदूर का बच्चा है, अगर वो टैलेंट है, उसके अंदर पोटेंशियल सीखने की इच्छा है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसे कोचिंग कराते हैं और उसको निखारते हैं, तराशते हैं। हमारी हफ्ते में 5 दिन कोचिंग चलती है 4 से 5:30 बजे, और हम उसको फिर इवेंट हम खुद कराते रहते हैं। अभी हमने हाल ही में स्टेट चैंपियनशिप कराई दून कप, उसके बाद हमने अभी इंडियन खेलो फुटबॉल का भी ट्रायल लिया, उसमें हमारे बच्चे अभी अकेडमी 8 बच्चे अभी आज ही गए हैं ट्रायल देने, कल उनका नेशनल ट्रायल है। उसके बाद अभी हमारा ऑल इंडिया गढ़वाल कप है 5 जनवरी से 8 जनवरी तक। तो इस तरीके से हमारा हर साल कहीं ना कहीं प्रतियोगिता भी होती रहती है, हम कैंप भी लगाते रहते हैं, और फ्री जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम कोचिंग देते हैं, जिससे कि वो निखरे बगरे। और उत्तराखंड में आपको ये नहीं कि हमारे देहरादून में ही फुटबॉल तो देहरादून में हब है ही फुटबॉल का। उसके अलावा पिथौरागढ़ चले जाओ, पौड़ी चले जाओ, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, सब जगह आज फुटबॉल ग्रो कर रहा है। लेकिन सरकार को थोड़ा सा उन बच्चों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उन बच्चों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको सरकार से भी निवेदन करूँगा, जो 7-8 साल के बच्चे हैं, जो 15 साल से नीचे बच्चे हैं, उनको कहीं भी हो, टैलेंटेड बच्चे हों, चाहे ब्लॉक स्तर से हों, आपका गांव स्तर से हों, स्टेट स्तर, डिस्ट्रिक्ट स्तर से हो, जिला स्तर से हों, उनको अडॉप्ट करें और उनको ग्रास रूट पर उनको रहने खाने की और स्कूलिंग की फ्री और कोचिंग की उनको सुविधाएँ दें, तो क्योंकि हमारा उत्तराखंड खेलों का हब बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह रावत जी, जिनकी कहानी आपने सुनी, और काफ़ी संघर्ष भरा इनका जीवन रहा। कई उतार चढ़ाव इन्होंने देखे, कई कठिनाइयां देखी जीवन में, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपना पूरा जीवन फुटबॉल के लिए समर्पित कर दिया। और आप में से जो फुटबॉल प्रेमी हैं, इनकी अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर इनके अकेडमी से जुड़ें और फुटबॉल का प्रशिक्षण इनसे लें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।